ज्योति सिंह और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यवहार बाग जबलपुर से। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकाई 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग इससे संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। कुछ प्रश्नों को हमने पिछले सप्ताह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी पिछले सप्ताह कर लिया था। ये इकाई अंकों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। उपयोगिता वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से इच्छाओं की संतुष्टि होती है। जैसे आप एक कप चाय पीते हैं तो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। इस संतुष्टि को ही हम उपयोगिता कहते हैं। ये हमने बहुत विस्तार से पिछले सप्ताह के वीडियो में समझ लिया था। परंतु अब प्रश्न यह है कि क्या उपयोगिता को हम किसी इकाई के रूप में माप सकते हैं? इस संदर्भ में दो महान अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। प्रोफेसर मार्शल मानते हैं कि हम संतुष्टि को गणनावाचक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 के रूप में हम इसको माप सकते हैं। जैसे गणनावाचक के अंतर्गत हमने पिछले सप्ताह समझा था कि पहली रोटी खाने से हमारी जो उपयोगिता थी वो 30 थी, दूसरी रोटी से 20 मिली और तीसरी रोटी से हमको 10 की उपयोगिता प्राप्त होती है। परंतु जो दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर हिक्स, इनका ये मानना है कि संतुष्टि को केवल हम उच्च या निम्न के रूप में क्रम के रूप में हम दे सकते हैं। कि जैसे मुझे दो फल में सिलेक्शन करना है कि मुझे आम पसंद है और या केला पसंद है, तो मैं यहाँ ये बस बता सकती हूँ कि मुझे आम अधिक पसंद है, केला कम पसंद है। यहाँ हम उपयोगिता को इस प्रकार के वक्र की सहायता से हम दर्शा सकते हैं। इस वक्र को हम उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र तीनों के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको हम इंडिफरेंस कर्व या आईसी कर्व कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं क्रमवाचक माप के अंतर्गत उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र। पहला प्रश्न है हमारा, उदासीनता वक्र क्या है या ये अनधिमान वक्र भी यही कहलाएगा। उपभोक्ता की संतुष्टि को बताने वाले वक्र को हम उदासीनता वक्र कहेंगे। उदासीनता वक्र को समझने के पूर्व हमको यह मानना पड़ेगा कि जो हमारी आय है वो कैसी है, निश्चित है और हम उस आय से केवल दो वस्तुओं को खरीदते हैं। केवल दो वस्तुओं के बीच हम चुनाव करेंगे जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक होंगी। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था आम और केला। अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोग को बताता है जो किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक अनधिमान वक्र पर सभी जो रहेंगे उनकी जो संतुष्टि है वो कैसी होने वाली रहती है, एक सी रहती है, क्योंकि आम और केला एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। आप यदि आम की तुलना दाल से करोगे तो ये तुलना सही नहीं है। तो हमको ऐसी दो वस्तुओं का चयन करना है कि जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक हो। अनधिमान अनुसूची का रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शन ही अनधिमान वक्र है या उदासीन वक्र है। अनधिमान वक्र उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है। जैसे मैंने दो फल ले लिया, केला और आम। इसको समझने के लिए हम अनधिमान उदासीनता वक्र बनाने के लिए हमको उदासीनता अनुसूची तो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने दो उदाहरण ले लिया है, केला और आम। तो यदि हम पहला संयोग, मान लो मैंने पहला संयोग का सिलेक्शन किया, मैंने बाजार में गई क्योंकि मेरे पास जो राशि है वो कैसी है, निश्चित है। तो मैंने क्या खरीदा, एक केला और 15 आम खरीदा। या मुझे केला की संख्या बढ़ाना है तो मुझे आम की संख्या को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो कैसा है, निश्चित है। अनुसूची में हम जैसे जैसे यहाँ पर केला की संख्या बढ़ाते हैं तो हमको आम की संख्या को का त्याग करना पड़ता है, ताकि जो हमारी संतुष्टि है वो कैसी बनी रहे, समान बनी रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे मैं ए संयोग का चयन करूं या बी का करूं या सी का करूं या डी का, चारों की जो संतुष्टि है वो एक समान होगी।
उदासीनता वक्र ये मानता है कि हम ऐसे वस्तुओं का चयन करते हैं जहां हमको संतुष्टि कैसी रहती है, समान रहती है। तो मैं ए से लेकर डी तक किसी भी संयोग का चयन कर सकती हूँ और इनकी जो संतुष्टि होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। अब हम अनधिमान अनुसूची या उदासीनता तालिका से हम अनधिमान वक्र बना लेते हैं। अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के बीच रुचि बताने वाला या हमारी जो पसंद है वो बताने वाला वक्र है। ये देखिए, ये है हमारा ए संयोग। यहाँ मैंने 1 केला खरीदा और 15 आम खरीदा, ये है मेरा ए। बी में मैंने क्या किया था, 2 केला खरीदा था और 12 आम। और सी संयोग में मैंने क्या किया, 3 केले खरीदे और 10 आम खरीदे। और चौथा मैंने लिया, यदि मैं ये भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, 4 केला और 9 आम। इस तरह से मुझे ए बी सी डी 4 बिंदु प्राप्त होते हैं। इनको यदि मैंने मिला दिया तो जो वक्र प्राप्त होगा यही कहलाएगा मेरा इंडिफरेंस कर्व। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं ए का भी चयन कर सकती हूँ, बी का भी कर सकती हूँ, सी का भी कर सकती हूँ और डी का। चारों मुझे समान संतुष्टि देते हैं। आईसी वक्र बाएं से दाएं ओर ऋणात्मक होता है। आईसी वक्र यहाँ दिख रहा है ना कि बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर यदि हम केले की संख्या को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो आम की संख्या हमारी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का हमको चयन कम करना पड़ता है। इसी कारण जो आईसी कर्व होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। आप इसे परीक्षा में कैसा बना सकते हैं कॉपी में? आप सीधे ऐसा बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप आईसी कर्व। और अधिक लिखना चाहते हैं तो आप अंक भी नहीं लिख रहे हैं तो आप इस तरह से बना दीजिए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि आप चित्र जरूर बनाइए, भले ही आप इसको गणितीय प्रदर्शन मत करिए। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी। और ये जो वक्र हमको प्राप्त हुआ ये आईसी वक्र है। आप एबीसीडी बिंदु भी नहीं बना रहे हैं तब भी आप यहाँ पर केला और आम लेकर इस तरह से आप आईसी कर्व बना दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा अनधिमान मानचित्र। वह रेखा चित्र जो एक से अधिक अनधिमान वक्र को प्रदर्शित करता है अनधिमान मानचित्र कहलाता है। अभी पिछली स्लाइड में हमने एक आईसी कर्व देखा था ना, अनधिमान वक्र देखा था। जब हम एक से अधिक अनधिमान वक्र को प्रदर्शित करेंगे वो कहलाएगा हमारा अनधिमान मानचित्र। अन्य शब्दों में अनधिमान मानचित्र उन विभिन्न उदासीन वक्रों को प्रदर्शित करने वाला चित्र होता है जो उपभोक्ता विशेष के लिए संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बताता है। जब हम बहुत सारे आईसी कर्व को एक साथ प्रदर्शित करेंगे उसे हम अनधिमान मानचित्र कहेंगे। उपभोक्ता के लिए विभिन्न स्तर की संतुष्टि प्रदान करने वाले अनधिमान वक्रों को खींच सकना संभव होता है। ये है हमारा अनधिमान मानचित्र। ये देखिए यहाँ पे IC1, IC2 और IC3, यानी जब हम एक साथ बहुत सारे आईसी कर्व बनाते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, अनधिमान मानचित्र। और ये जितने अलग अलग स्तर हैं ये हमको अलग अलग संतुष्टि का स्तर बताते हैं। जो संयोग व्यक्ति को कम संतुष्टि प्रदान करता है उनका अनधिमान वक्र मूल बिंदु के निकट होता है। देखिए ये मूल बिंदु के निकट कौन सा अनधिमान वक्र है, ये वाला हमारा IC1। ये हमको सबसे कम संतुष्टि प्रदान करता है। वस्तु के संयोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि जितनी बढ़ती जाती है अनधिमान वक्र मूल बिंदु से उतना दूर होता जाता है। ये एरो का मतलब यही है कि हम जैसे जैसे मूल बिंदु से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो हमारी संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। IC1 से हमको सबसे कम संतुष्टि मिलेगी, IC2 से अधिक मिलेगी और सबसे अधिक हमको संतुष्टि IC3 कर्व से मिलेगी। जो संतुष्टि के विभिन्न स्तर को बताता है, IC1 अनधिमान वक्र के संयोग की कुल संतुष्टि सबसे कम होगी, IC4 अनधिमान वक्र संयोग की संतुष्टि सबसे अधिक होगी। यहाँ मैं एक और IC4 बना दिया मैंने।
तो जो संतुष्टि का स्तर होगा वो सबसे अधिक कहाँ होगा? IC4 पे, और सबसे कम कौन सा होगा? IC1 पे। इसको आप कैसे याद रखेंगे? यदि एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक अनादिमान वक्र बनाए जाते हैं, अनादिमान मानचित्र प्राप्त होता है। जो अनादिमान वक्र ऊंचा होगा उसकी संतुष्टि का स्तर अधिक होगा, और जो अनादिमान वक्र सबसे नीचा नीचा होगा उसमें सबसे कम संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पास का आईसी कर्व है इसमें हमें कम वस्तु प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं उसमें हमको अधिक मात्रा में हमको वस्तु प्राप्त होती है, और जैसे यदि हमको वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाएगी तो संतुष्टि का स्तर भी क्या होता जाएगा? अधिक होता जाएगा। इसीलिए आईसी वक्र जितना दूर होता है हमारी संतुष्टि का स्तर उतना अधिक होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे अधिक संतुष्टि IC3 से, फिर IC2 से, और सबसे कम संतुष्टि IC1 से। यहाँ पे दिया है IC2 में अधिक है IC1 की तुलना में। इस प्रकार आपने देखा कि जब हम बहुत सारे आईसी कर्व एक साथ बनाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? अनाधिमान मानचित्र। अनाधिमान वक्रों की विशेषताएं लिखिए। ये अगला प्रश्न है हमारा। अनाधिमान वक्रों की 3 विशेषताएं लिखिए। अनाधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं या ऋणात्मक ढाल के होते हैं, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के उपयोग में कमी करना पड़ता है ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये आईसी कर्व हमेशा ऊपर से बाएं से दाएं की ओर ऋणात्मक ढाल के होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि एक वस्तु का त्याग करने से हमको दूसरी वस्तु अधिक लेना पड़ता है, अधिक उपयोग करना पड़ता है ताकि हमारी संतुष्टि का स्तर एक समान रहे। यदि हम x1 का प्रयोग बढ़ाते हैं तो x2 का प्रयोग कम करना पड़ता है। इसीलिए अनाधिमान वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढलवा होते हैं। दूसरी विशेषता हमारी, अनाधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ता है। इसीलिए अनाधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। ये यहाँ भी यही है, आईसी वक्र ऊपर से नीचे की ओर कम होता है। ये मूल बिंदु के ये कैसा है? ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के ये कैसा है? उन्नतोदर होता है। किसके कारण होता है? घटती प्रतिस्थापन दर। यदि हम एक का उपयोग बढ़ाते हैं तो दूसरे का उपयोग हमको कम करना पड़ता है। तीसरी विशेषता हमारी, उच्च अनाधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। एक व्यक्ति सदैव ही वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। अधिक आम अथवा अधिक केले अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले संयोग उच्च अनाधिमान वक्र पर होंगे तथा उन संयोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो संतोष का उच्च स्तर को प्रदान करेंगे। ये देखिए, ये कह रहा है कि जो हमारा आईसी कर्व है जितनी अधिक दूर होगा, जो आईसी वक्र जितना हम मूल बिंदु से अधिक दूर जाएंगे संतुष्टि का स्तर अधिक होता जाएगा। ये देखिए, यदि हम दूर जाते जा रहे हैं, यदि हमने ए का चयन किया तो यहाँ पर हमको 10 आम लिए और 1 केला प्राप्त हुआ। यदि हमने बी का चयन किया तो यहाँ पे हमको 10 आम के बदले 2 केला मिल रहे हैं, और यदि हमने सी का चयन किया तो 10 आम और 3 केले हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मानव की प्रवृत्ति है कि उसके पास यदि अधिक अधिक मात्रा में किसी वस्तु की मिलेगी तो संतुष्टि का स्तर भी कैसा होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पर जो हमको अधिक संतुष्टि मिलेगी वो किससे मिलेगी? IC3, क्योंकि यहाँ पर हमको अधिक वस्तु प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से उच्च अनाधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। मतलब जितना हम दूर जाते जाएंगे संतुष्टि का स्तर उतना बढ़ता जाएगा। चौथा है हमारा, 2 अनाधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर हमें दोनों वक्र से समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये देखिए आप,
ये चौथा जो विशेषता है कि कभी भी ये जो आईसी कर्व है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने आईसी 1 लिया है। आईसी 1 के बिंदु ए में यदि मान लो मुझे 7 केला और 10 आम मिल रहे हैं और यहाँ बिंदु बी में मुझे 9 केला और 7 आम मिल रहे हैं। ये मेरा ये वाला पहला वाला हो गया आईसी 1। अब यही मैं आईसी 2 देखूं। आईसी 2 में ए में देखा मैंने 7 और 10 और सी बिंदु पे आ जाए हम तो 9 और 5। अब नियम के अनुसार क्या होता है, इस बिंदु पर हमारे ए बिंदु दोनों आईसी 1 और आईसी 2 कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? ए बिंदु पर काट रहे हैं। जब दोनों ए बराबर हैं गणित के नियम के अनुसार तो बी बराबर भी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो आपको ये बी और सी क्या बराबर दिख रहे हैं? आपने कक्षा 10वीं तक तो पढ़ा है ना कि ए बराबर बी है और ए बराबर सी है। जब दोनों ए आपस में बराबर हैं तो दोनों बी भी आपस में क्या होंगे? बी और सी भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये बी है और ये यहाँ पे सी है। क्या आपको दोनों बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी दोनों की संतुष्टि का स्तर समान नहीं है। इसीलिए दो अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। पांचवा है अनधिमान वक्र कभी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को नहीं काटते। अनधिमान ऐसा चित्र कभी नहीं बनता। ऐसा कभी भी नहीं बनता कि कभी वो नीचे से टच करे या कभी वो वाई अक्ष से टच करे, क्योंकि अनधिमान वक्र की शर्त होती है कि हमको दो वस्तु तो खरीदना ही है। ऐसे में क्या होगा? वाई वस्तु कैसी हो जाएगी? यहाँ पे शून्य हो जाएगी। यानी हम वाई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक्स वस्तु क्या होगी? शून्य होगी। केवल हम कौन सी वस्तु खरीद रहे हैं? वाई वस्तु खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमको कभी नहीं मिलेगी कि हमको आईसी वक्र कभी एक्स पे टच हो या वाई को छूता हो। अनादिमान वक्र की मान्यता दो वस्तुओं का उपभोग आवश्यक है। इस दशा में केवल एक वस्तु का उपभोग होगा जो अनधिमान वक्र की मान्यता के आधार पर गलत होता है। ये हम पांचों को एक साथ देख लेते हैं। अनधिमान वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर ढलमा होता है। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कि अनधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। ये मूल बिंदु के उन्नतोदर है। तीसरा है हमारा उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। और चौथा हमने क्या देखा था कि दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और पांचवा हमने देखा कि अनधिमान वक्र कभी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को कभी नहीं काटेंगे। तो ये पांचों विशेषताएं मैंने एक साथ बना दी है। मेरे घर सुबह सुबह मेहमान आए तो मैंने उनको 8 बजे चाय दी। 15 मिनट बाद मैंने उनको एक चाय और दे दी। फिर 15 मिनट बाद एक कप चाय और दे दी। इसके बाद मेरे पापा को चाय चाहिए थी। इसके बाद एक बार उनको मैंने फिर से चाय दे दी और 10 मिनट बाद एक और चाय और 10 मिनट बाद मैंने एक चाय और दे दी। इस प्रकार 1 घंटे में मैंने उनको लगातार 6 चाय दे दी। इनकी जगह यदि आप होंगे तो आपको क्या परेशानी होगी? आपको भी परेशानी होगी। आपको पहली जो चाय मैंने दी थी वो तो अच्छी लगेगी और थोड़ी सी कम अच्छी दूसरी कप चाय लगेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं ये चाय आपको देती जाऊंगी इसकी उपयोगिता आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आपको पहली चाय सबसे अधिक उपयोगी लगेगी, परंतु जो छठवीं चाय है वो आप एक सजा के तौर पे आप पिएंगे। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मजबूरी में लगेगा कि चलो इनके घर आए हैं तो इतनी बात इनकी मान लें। तो इस तरह से आप देखें कि यदि आपको मैंने लगातार 6 कप चाय दी तो इसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती गई? कम होती गई। अगला जो प्रश्न है हमारा इसी पर आधारित है कि हम लगातार उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। प्रश्न है हमारा उपयोगिता हास्य नियम की व्याख्या चित्र के द्वारा कीजिए। उपयोगिता हास्य नियम अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। अभी हमने चाय का उदाहरण देखा था ना, जब हमको किसी वस्तु की पहली इकाई प्राप्त होती है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता काफी अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे उस वस्तु की हम अधिकाधिक इकाई का उपयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वो हमारी घटती जाती है। इसके लिए हम ये
कुछ मान्यताएं हैं या कुछ सीमाएं कहें इस नियम के लागू होने के लिए, जिसमें सबसे पहला है उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं आकार में समान होना चाहिए। अभी जैसे मैंने चाय दिया था तो 1 कप चाय दिया, दूसरी बार भी मैंने उतना ही बड़ा कप दिया, तीसरी बार भी उसी कप में दिया, चौथी बार भी, 5वीं और 6वीं बार। ये कप कैसा था? एक समान था। यदि मैंने पहली बार बड़े कप में दिया, दूसरी बार छोटे कप में देती, तीसरी बार में और छोटे, 5वीं बार और कम और 6वीं बार 1 चम्मच उनको चाय देती, तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम कब लागू होगा? जब सभी का गुण और आकार एक समान हो। अगला है वस्तु केवल मानक इकाइयों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे चाय का 1 कप, ना कि 1 चम्मच चाय। ये नियम कब लागू होगा? जब हम चाय को कप में नाप रहे हैं। यदि मैंने 6 बार आपको 1-1 चम्मच चाय दे दी तो ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है वस्तु का उपभोग निरंतर है, अर्थात वस्तु का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए। ये जो 6 कप चाय है मैंने लगातार 1 घंटे में 8 बजे से 9 बजे तक मैंने आपको चाय दिया, लगातार चाय दिया। यदि यही 6 कप चाय मैं सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यदि ये चाय उनको देती, तो इस तरह का ये नियम उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता। उपयोगिता हास्य नियम उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तब लागू होता है। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी ये नियम के लिए हमने कुछ मान्यताएं या सीमा मानना पड़ता है, तभी ये उपयोगिता हास्य नियम लागू होगा। उपयोगिता हास्य नियम को उदाहरण और चित्र से हम समझ लेते हैं कि भूख लगने पर मम्मी ने हमको रोटी दिया खाने के लिए। रोटी की विभिन्न इकाई से प्राप्त होने वाली जो हमारी उपयोगिता है ये तालिका में दी है। पहली रोटी से हमको सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई थी 8, दूसरी से 6, तीसरी से 4 और चौथी रोटी से हमको 2 उपयोगिता प्राप्त हुई। परंतु यदि हमने और 5वीं रोटी भी खा ली, मम्मी ने जबरदस्ती दी, तो हमारे लिए इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी थी? 0 थी। और यदि हमने 6वीं रोटी भी खा ली जबरदस्ती, तो इसकी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ये हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, परंतु उपयोगिता हास्य नियम भी इसी नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता नियम जैसे जैसे उपयोगिता हम वस्तु का उपभोग करते हैं, धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसको हम रेखा चित्र से भी समझ लेंगे। यहाँ हम सारणी को आयत चित्र के द्वारा दिखाए हैं। चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटने के कारण आयत का क्षेत्र घटता जा रहा है। ये देखिए, पहली रोटी में हमारा आयत सबसे बड़ा है, दूसरी रोटी में 6 हो गया, तीसरी रोटी में हमारा 4, चौथी में 2 और 5वीं में ये क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। और 6वीं रोटी में ये हमारा जो एक्स अक्ष के नीचे ऋणात्मक बता रहा है, यानी हमारा जो 6वीं रोटी की उपयोगिता है ये ऋण 2 है। तो इस तरह से आप समझ गए कि उपयोगिता हास्य नियम उपयोगिता हमारी अतिरिक्त इकाई पर धीरे धीरे कम होती जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, उपयोगिता हास्य नियम के अपवाद लिखिए। अपवाद मतलब कहाँ कहाँ उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता। उपयोगिता हास्य नियम की कुछ आलोचना एवं अपवाद कहे जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, वस्तु के उपभोग इकाइयां बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे प्यासे व्यक्ति को बूंद बूंद करके पानी पिलाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, परंतु संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए उपभोग इकाइयों का आकार उपयुक्त होना चाहिए। यदि मुझे प्यास लगी है और आप मुझे एक एक बूंद पानी देंगे तो इस पर सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होगा। यदि मुझे आप लगातार एक 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 ग्लास पानी देते जा रहे हैं, तो यहाँ पर उपयोगिता हास्य नियम लागू होगा। तो वस्तु के उपभोग की इकाइयां छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरा हमारा दुर्लभ तथा शान शौकत की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उपयोगिता हास्य नियम जो दुर्लभ और शान शौकत वाली वस्तु इस पर लागू नहीं होता, परंतु ये बात सही नहीं है। एक ही वस्तु की अधिक इकाइयों का हम प्रयोग करेंगे तो उपयोगिता अवश्य घट जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास जेवर हैं,
या मेरे पास ये हार है। यदि मेरे पास ऐसा ही हार यदि 10 हो जाएँ या 20 हो जाएँ, तो इसकी उपयोगिता तो निश्चित है कि कम हो जाएगी। या मेरे घर में पेंटिंग है, मेरा घर छोटा-सा घर है और मेरे घर में ये एक पेंटिंग है, तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। परंतु यदि मुझे 100 पेंटिंग्स लगाना पड़ जाए, तो मेरे लिए इनकी उपयोगिता कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, शराब के उपभोग के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। यह अपवाद भी ठीक नहीं है कि शराब पीने पर मानसिक दशा सामान्य न होने के कारण ऐसा हो सकता है। फिर भी एक सीमा के बाद तो शराब के सीमांत उपयोगिता घटेगी और अंत में ऋणात्मक हो जाएगी। ये नियम क्या कहता है कि शराब का उपभोग पे सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता। परंतु वास्तविकता ये है कि एक व्यक्ति शराब का यदि एक लिमिट तक सेवन करेगा, इसके बाद वो और अधिक उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंत में उसकी मानसिक स्थिति ही ऐसी नहीं होगी कि वो और अधिक शराब का सेवन कर सके। इस प्रकार इस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, मुद्रा के संचय के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि मुद्रा यानी पैसा को इकट्ठा करने में ये नियम लागू नहीं होता। हम कितना भी पैसा इकट्ठा करते जाएं, तो हमारे लिए उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होगा। परंतु आप ये सोचिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय मान लो 1,000 रुपए है और एक व्यक्ति है जिसकी 1 करोड़ रुपए है। तो क्या दोनों के लिए एक समान उपयोगिता होगी मुद्रा की? नहीं होगी। पांचवा हमारा, मधुर कविता अथवा गीत को बार बार सुनने पर उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। सुंदर कविता को बार बार सुनने पर उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ती जाती है। एक सीमा के पश्चात उसकी उपयोगिता घटने भी लगती है। ये नियम कहता है कि यदि हमको जो पसंद का गाना है, यदि हम बार बार सुनेंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम कोई एक गाने को कितने बार सुन सकते हैं? 100 बार, 50 बार, 150 बार, 1,000 बार। परंतु एक लिमिट के बाद हमको फिर वो गाना उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से गाना भी यदि हम लगातार सुन रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगला प्रश्न है, मांग का अर्थ लिखिए। मांग शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में सामान्य अर्थ में कुछ अलग होता है। सामान्य अर्थ में मांग शब्द से तात्पर्य इच्छा से लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में ये मांग नहीं कहलाएगी। मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय और निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है। अर्थशास्त्र में इसे हम मांग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच वह दर है जो कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को बताता है। मांग की लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की लोच कहते हैं। आप इसको भी याद कर सकते हैं और सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। सीधे लिख सकते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की लोच कहते हैं। अगला नियम जो हम समझने वाले हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। टमाटर आप यदि खरीदने गए, टमाटर की कीमत 10 रुपए है मान लो, और यदि टमाटर की कीमत 50 रुपए हो, तब आप क्या करोगे? निश्चित है कि आप कहेंगे कि जब टमाटर सस्ता होगा तो आप ज़्यादा टमाटर लेंगे, और जब टमाटर का मूल्य अधिक होगा, कीमत अधिक होगी, तो आप टमाटर कम खरीदेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कीमत यदि कम होती है तो हम वस्तु की मांग अधिक करते हैं, और यदि कीमत अधिक होती है तो वस्तु की मांग हम कम करते हैं। इस प्रकार से कीमत और मांग की मात्रा के बीच उल्टा संबंध होता है। मतलब कीमत कम, मात्रा अधिक। कीमत अधिक तो मांग कम हो जाती है। यही कहलाता है हमारा मांग का नियम, जो कीमत और मांग के बीच संबंध बताता है। मांग का नियम कीमत और वस्तु की मांग के बीच के संबंध को हम मांग का नियम कहते हैं। परंतु जैसे अर्थशास्त्र में हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी नियम तब लागू होता है जब कुछ मान्यताएं या सीमाएं मान ली जाती हैं। इसके लिए भी कुछ मान्यताएं हैं या अन्य बातें हैं कि ये बातें होंगी तभी मांग का नियम लागू होगा। जिसमें सबसे पहला है, उपभोक्ता की आय स्थिर होना चाहिए।
अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर होना चाहिए, हमारी रुचि और मान्यताओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सरकारी नीति और धन का वितरण ये भी मांग के नियम को प्रभावित करता है। इस प्रकार आपने यहाँ से इन टमाटर से मांग का नियम आपने स्वयं बना लिया कि कीमत कम, मांग अधिक, कीमत अधिक, मांग कम। अगला प्रश्न हमारा यही है, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। मार्शल, प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्री हैं, इनने कहा यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु के मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। यह भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि टमाटर जब सस्ता था तो आप अधिक खरीदते हो, जब महंगा हो गया तो आप कम खरीदते हो। और ये जो शब्द लिखा है, यदि अन्य बातें समान रहें, तो मैंने आपको बताया था कि आय स्थिर होना चाहिए, रुचि स्थिर होना चाहिए, तभी हमारा मांग का नियम लागू होगा। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो केवल परिवर्तन की दिशा बताता है। क्या बताता है? केवल दिशा बताता है। ये देखिए, ये हमारा मांग का नियम, कीमत कम, मांग अधिक, कीमत अधिक, मांग कम। इसको हम अनुसूची या तालिका से भी देख लेंगे। यदि मूल्य 10 है तब मांग कितनी है? 300। ये मूल्य बढ़ता जा रहा है, मांग यहाँ पे कम होती जा रही है। इसको हम रेखा चित्र से भी समझ लेते हैं, तब तो हमारा मांग वक्र बनेगा। ये देखिए, जब हमारा 10 है मूल्य, यहाँ हमने मूल्य ले लिया y अक्ष में और x अक्ष में वस्तु की मांग ले ली। जब हमारे 10 रुपए मूल्य है तो 300 रुपए मांग है हमारी। 20 रुपए मूल्य हो गया, मांग कम हो गई, और मूल्य हो गया हमारा 30 रुपए तो मांग और कम 100 हो गई। यहाँ पे इन बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये जो हमको वक्र डी वक्र दिख रहा है, ये डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। इसे ही हम कौन सा वक्र कहते हैं? मांग वक्र। इसे आप कैसे बनाएंगे? आप परीक्षा में सीधे ऐसा भी बना सकते हैं। आप अनुसूची बना दीजिए और सीधे ये बना दीजिए। ये भी हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है? क्योंकि कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। कीमत बढ़ती जाती है, मांग कम होती जाती है। जहां पर भी यदि उल्टा संबंध है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, तो जो वक्र होगा वो हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होगा। इसीलिए मांग वक्र भी कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व को लिखिए। यानी मांग को कौन कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं? तो सबसे पहला है हमारा वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, रुचि तथा प्राथमिकता और जनसंख्या। इसमें सबसे पहला हम ले लेते हैं वस्तु की अपनी कीमत। अपनी कीमत से मतलब, यदि मैं टमाटर खरीद रही हूं तो हम केवल टमाटर की कीमत के बारे में बात कर रहे हैं। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है और कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को हम मांग का नियम कहते हैं। ये मांग के नियम हमारे हर वस्तु की कीमत पर लागू होती है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय घटने पर घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है। ये कैसा है? ये देखिए, ये व्यक्ति है, इनकी आय है 50,000 रुपए। जब इनकी आय 50,000 रुपए है तो ये सामान्य वस्तु यानी अच्छी वस्तुओं को खरीदेंगे, महंगी वस्तु। टमाटर यदि दो वैरायटी का बाजार में मिल रहा है, एक 10 रुपए किलो और एक 15 रुपए किलो। आप जानते हैं कि ये जो 10 रुपए किलो वाला टमाटर है, ये खराब वाला टमाटर है। तो यदि आपकी आय अच्छी है तो आप हमेशा कौन सा टमाटर खरीदेंगे? अच्छी क्वालिटी का टमाटर खरीदेंगे। परंतु ये जो सस्ता वाला टमाटर है, ये गरीब व्यक्ति, इसको टमाटर भी खाना है और इसके पास पैसे भी नहीं है, तो ये क्या सोचेगा? चलो 10 रुपए वाला मैं टमाटर खरीद लेता हूँ। तो ये बोल रहा है उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। यदि आय अधिक है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और यदि आय कम है तो निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुओं की मांग अधिक होती है। अन्य वस्तु की कीमत। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है।
पहला है हमारा स्थानापन्न वस्तु। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे चाय और कॉफी। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? जो एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम उपयोग कर सकें, ये कहलाती है चाय। जैसे चाय और कॉफी। इसमें क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग। यदि चाय महंगी हो गई तो हम क्या पीने लगेंगे? कॉफी। और यदि कॉफी महंगी हो गई तो हम किसकी मांग बढ़ा देंगे? चाय की। तो इस प्रकार से एक दूसरे की कीमत पर निर्भर करती है। दूसरा है पूरक वस्तु। पूरक यानी जो एक दूसरे के साथ एक साथ उपयोग होती है, एक दूसरे की पूरक होती है, ऐसे वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा एक वस्तु की कीमत वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। जैसे कार और पेट्रोल। यदि कार महंगी हो जाए तो लोग कार कम खरीदेंगे और कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम बिकेगा। यदि कार सस्ती हो गई तो सब हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं कार खरीद लूं, और जब हर व्यक्ति के पास कार हो जाएगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा है रुचि तथा प्राथमिकता। इसमें भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे रुचि का मतलब ये है कि मैंने फ़ोन का कोई ब्रांड है, यदि मैं उस ब्रांड का फ़ोन खरीदती हूँ, यदि मुझे आईफ़ोन खरीदना है, तो चाहे उसकी कीमत 1 लाख या 1.5 लाख हो, फिर मैं क्या करूँगी? महँगा फ़ोन खरीदूँगी। तो रुचि में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसके बाद है जनसंख्या। अधिक जनसंख्या होने में देश में वस्तुओं और सेवाओं की माँग अधिक होगी और कम जनसंख्या होने पर वस्तु और सेवाओं की मांग कम होगी। इस प्रकार आपने देखा कि मांग को कौन-कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या हैं? सामान्य वस्तुएं उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में कमी आती है। इनका आय से सीधा संबंध होता है। यदि मेरी आय बढ़ रही है तो मैं सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ाऊंगी। यदि मेरी आय कम हो रही है तो मैं सामान्य वस्तुएं नहीं खरीदूंगी, बल्कि कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे? हम घटिया वस्तुएं। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था कि टमाटर यदि अच्छा वाला है और मेरी आय अधिक है तो मैं ये टमाटर खरीदूंगी, परंतु यदि मेरी आय कम है तो मैं सस्ता वाला टमाटर खरीदना पसंद करूंगी। अगला है हमारा निम्न कोटि वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनकी आय और मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और आय कम होने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। आय से इनका उल्टा संबंध होता है। कैसे होता है? आय बढ़ेगी, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, और मेरी आय यदि कम हो गई तो मैं निम्न स्तरीय वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीदने लगूंगी। बस आप दिमाग में ये टमाटर का उदाहरण रख लीजिए तो आप ये उत्तर अपने आप लिख सकते हैं कि सामान्य टमाटर हम आय अधिक होने पे खरीदेंगे, और जो घटिया टमाटर है वो हमारी आय जब कम होगी तो हम घटिया टमाटरों की मांग अधिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग करते हैं, उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है और एक की कीमत कम होने पर स्थानापन्न वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। जैसे चाय और कॉफी। अभी हमने ये समझा था कि यदि चाय महंगी हो गई तो हम कॉफ़ी पीने लगेंगे, और कॉफ़ी यदि महंगी हो गई तो हम किसकी मांग बढ़ा देंगे? चाय की मांग बढ़ा देंगे। पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ये प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ में भी था, बैट और बॉल का। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इनकी जो मांग होती है वो कैसी होती है? एक साथ होती है। एक की मांग बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी बढ़ जाएगी। जैसे कार और पेट्रोल। यदि आपके पास कार है और पेट्रोल ही नहीं है तो कार आपके कोई काम की है क्या? नहीं है। ये दोनों को आपको खरीदना पड़ेगा, तभी ये दोनों हमारे लिए उपयोगी है। इसी प्रकार गेंद और बल्ला।
आप सोचें कि आपने कार अकेले खरीद लिया और आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो ये कार आपके लिए कोई भी काम की, कोई भी उपयोग की नहीं है। तो आप समझ गए होंगे पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिनका हम एक साथ उपयोग करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। या आपके पास केवल पेट्रोल पंप है और कार ही नहीं है, तो क्या आप ये पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन दोनों का हम जब साथ-साथ उपयोग करते हैं, वे वस्तुएँ कहलाती हैं पूरक वस्तुएँ। इस प्रकार इकाई 2 के हमने इतने प्रश्न और कर लिए हैं। आप अपने इसके भी नोट्स बनाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।